इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। हमारे सभी विकल्प खुले हुए हैं, कहा गया है उनकी तरफ से। लेबनान, सीरिया और ईरान से हमले होंगे तो हम तैयार हैं। यानी ये सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, सभी विकल्पों के लिए तैयार हैं हम पूरी तरह से। लेबनान, सीरिया, ईरान, जिसकी हम लगातार अभी इस डिस्कशन के दौरान भी बात कर रहे हैं कि क्या अब ये भी देश सामने आएंगे और क्या वो समर्थन करेंगे फिलिस्तीन का, क्योंकि जिस तरह के ताबड़तोड़ हमले अब इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे हैं, अगर ये आर पार की लड़ाई जैसी स्थिति है तो क्या लेबनान, सीरिया, ईरान हमले करेंगे और तब क्या करेगा इजराइल, उसी का जवाब दिया गया है उनके डिफेंस मिनिस्टर द्वारा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में गुटबाजी का दौर शुरू हो गया है। कतर और ईरान ने इजराइल को दोषी ठहराया। सऊदी अरब ने भी इजराइल पर निशाना साधा है। हमास को उकसाने वाला इजराइल है, ये सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से अब गुटबाजी का दौर शुरू हो गया है। सऊदी अरब ने भी इजराइल पर ही निशाना साधा। तो देखिए वो मुद्दा जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये युद्ध क्या गुटबाजी को बढ़ाएगा, अभी किस तरह के गुट दिखाई दे रहे हैं, अभी कौन किसके समर्थन में कहां खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपको बताते हैं। और फिर अगर यही दायरा युद्ध में समर्थन करने के दायरे के तौर पर, युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने के तौर पर अगर सामने आएगा तो फिर कैसे पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल देगा। देखिए फिलिस्तीन के समर्थन में कौन कौन है, लेबनान, इराक, ईरान, सीरिया, यमन और लीबिया, ये सीधे तौर पर समर्थन में है, बयान उनके पक्ष में दे रहे हैं और यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि इनकी तरफ से लड़ाके भी उनके लिए मदद करने के लिए सामने आ सकते हैं। इजराइल के समर्थन में कौन है, अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, ग्रीस, इसके अलावा और तमाम वेस्टर्न फोर्सेस जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के समर्थन में हैं। इजराइल पर जो हमला हुआ है उसे वो एक आतंकवादी हमले के तौर पर देखते हैं और वो इजराइल का समर्थन हर रूप में करेंगे, चाहे वो हथियारों की तरह के तौर पर हो, चाहे वो पैसे की मदद के तौर पर हो, यानी पूरी तरह से मदद की जाएगी। तो ये गुटबाजी फिलहाल दिखाई दे रही है और इसी के बारे में चिंता है कि ये गुटबाजी अभी समर्थन के तौर पर है, लेकिन इसके आगे अगर ये गुटबाजी बढ़ेगी तो फिर किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, ये जो गुटबाजी है अभी दिखाई दे रही है समर्थन के तौर पर, लेकिन क्या यही चिंता है सबसे बड़ी कि क्या इसका दायरा इसके आगे भी बढ़ेगा? इसके आगे बढ़ना तय इसलिए है और हमने अभी तक इस न्यूज में एक चीज ने कवर किया, ये ऑलमोस्ट लाइक ब्रेकिंग है, वो ये है कि इजराइल अनाउंसेस द फर्स्ट इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 40 अलफ सिंस 1973। 1973 के बाद जो आर्टिकल 40 अलफ जो है इसका प्रमाण यही है कि हमने ये ब्रेकिंग खबर और विद एनालिसिस कर दिया है, बाकी आप उसमें जोड़ सकते हैं जी। So I missed that, Manish. But Article 40 अलग का invocation बल्कि विनोद ऑगस्टीन जी, मेरा पहले ये सवाल भी था और एंड आई वुड वांट कि आप इसको और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें। हम ये पहले भी चर्चा कर रहे थे और ये पॉइंट शायद उस वक्त रह गया था कि ये जब इन्वोक किया गया इजराइल की तरफ से तो कितनी पावर्स अब सरकार के पास हैं और वो उनका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे गाजा पट्टी में और फिलिस्तीन के खिलाफ। 73 का जो आर्टिकल 40 अलफ इन्वोकेशन से पहले काफी चर्चाएं हुई थी सुमेरा जी, और वो जल्दी से इन्वोकेशन नहीं हो पाया था। उस समय के जो पॉलिटिकल क्लाइमेट इस तरह का था कि उसको इन्वोकेशन करने में टाइम लगा। इस बार उसको इन्वोकेशन करने में पहली बार टाइम नहीं लगा। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी काउंसिल है और नेतन्याहू, इनको अनप्रेसिडेंटेड पावर मिलता है जब आर्टिकल 40 इन्वोक हो जाता है और आर्मी को किसी भी हद तक मूव करने में इनको इंटरनल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहली बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूशन, जो आर्टिकल 40 का जो क्या बोलते हैं सारांश है, वो इन्वोक हो जाता है। इसका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूशन का ये मतलब है कि मिलिट्री मूवमेंट के अनुसार या मिलिट्री रिक्वायरमेंट के अनुसार लोकल कमांडर्स अपने फोर्सेस को मूव कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इनकी जो आर्मी है, IDF विल टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस ऑन ग्राउंड। इसकी जो पॉलिसी डिसीजंस जरूर सिक्योरिटी काउंसिल पास होगी, लेकिन ग्राउंड डिसीजन जो हैं आर्मी उठाएगी। इसमें दो बहुत क्रिटिकल बातें हैं जो 73 यौम किपुर में हुआ था। वो था जब सुएज कैनाल अटैक हुआ और सिनाई पेनिनसुला पे ये लोगों की जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुई, उस समय बहुत ज्यादा जानो माल का नुकसान हुआ था, स्पेशली इजरायली आर्मी का। ये बहुत लोग जानते नहीं है, इजरायली आर्मी गॉट हिट वेरी बैडली एट दैट टाइम। तो ये सारे संदर्भ में जो आंचल सर बता रहे हैं, ये चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए
इसका स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल जो है सुमेरा जी इज वेरी वेरी लाइकली विद आर्टिकल 40 जी इन्वोकेशन। यानी आगे आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी यरूशलेम में भारी तैनाती भी इस बीच देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बता दें आपको, इजराइल की फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रही है। हमास के हमले से निपटने के लिए किस तरीके से तैयारी की गई है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़े जवाबी हमले की तैयारी में है इजराइल, और उसी कड़ी में ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात हो गई है। एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। देखिए किस तरह से बड़ी जवाबी तैयारी तो की जा रही है, लेकिन इजराइल अपने कई इलाकों को लेकर हमले कर रहा है, कई इलाकों को खाली करा रहा है। हमास के हमले की वजह से इन इलाकों को खाली किया जा रहा है। नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है इजराइल द्वारा। इजराइल किस तरह से कुछ इलाकों को खास तौर पर खाली कर रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमास के हमले के बाद इन इलाकों को खाली किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि और ज़्यादा हमलों की अभी आशंका जाहिर की जा रही है। इस वजह से नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हमास के हमले के वजह से, हमास के हमले के डर की वजह से इन इलाकों से इजरायली नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिस्र से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिस्र में 2 इजरायली पर्यटकों को गोली मार दी गई है। बता दें, मिस्र के पुलिसकर्मी ने इजरायली टूरिस्ट पर फायरिंग की है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 पर्यटकों को वहां पर एक पुलिसकर्मी ने गोली मार दी है। तो ये बड़ा घटनाक्रम है। इजरायली पर्यटकों को मिस्र में एक पुलिसकर्मी ने गोली मार दी है। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली मिस्र से सामने आई है। अचल सर, ये तस्वीरें भी हैरान कर देने वाली हैं, जो कि इजिप्ट से सामने आ रही हैं, जहां पर एक पुलिसकर्मी ने 2 इजरायली टूरिस्ट को टारगेट किया है, गोली मारी। जी हाँ, देखिए ऐसे हालात में एंटी सेंटिमेंट्स तो हो ही जाते हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर का इस तरह से बिहेव करना, ये मेरे हिसाब से बहुत ही डिप्लोरेबल है। आपको आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक डिसिप्लिन फोर्स के ऑफिसर्स को तो ये सिखाया जाता है ना कि किस तरह से संयम बरतना है या किस तरीके से आपको बिहेव करना है। और आपने जस्ट बिकॉज इजराइल जूइश वहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं और ये लड़ाई छिड़ गई है, तो आप इसका अपनी जो कह सकते हैं कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसे एक आम सिविलियंस के ऊपर तो नहीं उतार सकते ना। तो ये अगर इस तरह के किस्से बढ़ते जाएंगे, ये एडवाइजरीज किस लिए दी जाती है? इसलिए तो दी जाती है क्योंकि इनोसेंट जो नागरिक होते हैं वही टारगेट बन जाते हैं बिना बात के, क्योंकि एंटी सेंटिमेंट जब बनते हैं तो फिर उसमें देखते नहीं है। जो मॉब मेंटेलिटी हो जाती है, इसमें तो मॉब नहीं है, इसमें तो इंडिविजुअल ऑफिसर है, तो ये और भी ज्यादा कंडेमेबल है मेरे हिसाब से। ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि सब इजरायलीज को जो एडवाइजरी दी जाएगी और जल्द से जल्द मुझे लगता है वो सब लोग वापस लौटेंगे अपने देश। लेकिन जब हम पब्लिक या आम लोगों के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं कि किसको एक व्यक्ति ऐसे उठकर हथियार का इस्तेमाल करे और किसी दूसरे देश के नागरिकों पर इस तरह से हमला कर दे, प्रोफेसर राकेश, ये एक बड़ी समस्या है इस पूरे विवाद को लेकर, क्योंकि इतने सालों से चला आ रहा है। एक तरह का एंटी जूइश प्रोपेगेंडा भी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा है वो भी दोनों तरफ से दिखाई देता है। तो दोनों तरफ इसके बढ़ने की इस घटनाक्रम की वजह से क्या और गुंजाइश अभी दिखाई दे रही है, और क्या ये बढ़ेगा और इस तरह की घटनाएं या इस तरह के सेंटिमेंट्स? ये जिस तरह की अभी जो समाचार जो आ रही हैं और इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, ये ऐसा ही नहीं कि मिडिल ईस्ट में ही रहेगा, ये पूरे विश्व में फैलेगा। और जिस तरह से जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने जिसने अटैक किया है, उससे क्या होगा कि ये विश्व के सारे जितनी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट और ये वेस्ट एशिया को ही सदर करना पड़ेगा, ये बाकी और देशों के लिए भी एक लेसन है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी डिफेंस को काफ़ी पूरी तरह से तैयार करें। जैसे कि आप अभी देखेंगे कि जिस तरह से जो जियो पॉलिटिक्स और विश्व में जिस तरह के जो चेंजेस आ रहे थे, उससे ये लग रहा था कि जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये देखना है कि
इससे उनको मनोबल बढ़ेगा, उनके मनोबल बढ़ेगा और ये आगे और भी चीज़ें बढ़ सकती हैं।